आज हम बात करेंगे लंग्स के बारे में। देखिए, जब हम लोग लंग्स के बारे में बात करते हैं तो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक डायग्राम हमने आप लोगों को पिछली क्लास में ही बताया था। एक बार उसको फर्दर फिर से थोड़ा-सा ज़ूम करके मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ। ये हमारे पास इधर में बच्चों विंड पाइप होता है। तो एक पर्टिकुलर कॉलम में हमारा यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। ठीक, जो मेरा राइट है डायग्राम में वो लेफ्ट होता है हमेशा। तो दिस इज़ द लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ द राइट साइड। ये डायग्राम के अंदर कोई एरर नहीं, आप देखेंगे लेफ्ट डायग्राम का साइज थोड़ा-सा छोटा है और हल्का-सा ऊपर उठा हुआ होता है कंपैरिज़न टू हमारा राइट लंग्स के रिश्ता है। ठीक, तो ये हमारे पास सबसे ऊपर जो सेक्शन होता है बच्चों, ठीक है? उसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ब्रोंकाई। दिस इज़ द ब्रोंकाई, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होती है जो हाइलिन कार्टिलेज रिंग्स कहलाती है। These are the हाइलिन कार्टिलेज रिंग। ये हमारे पास सी शेप हाइलिन कार्टिलेज रिंग्स होती है और यहीं पर जो हमारा विंड पाइप है इसी के ऊपर यहाँ पर ये देखिए जो लैरिक्स होता है यहीं पर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी आपको बताया था। दिस इज द क्रिकॉइड कार्टिलेज और इसी के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होता है बच्चों क्या, ये देखिए दिस इज द थायराइड कार्टिलेज। दिस इज द थायराइड कार्टिलेज और देन यहाँ पर थायराइड कार्टिलेज ये देखिए इसके अंदर सेक्शन के अंदर यहाँ पर ये प्रेजेंट है। दिस इज द लैरिंक्स। दिस इज द लैरिंक्स, ये हमारा लैरिंक्स है और इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये दिस इज द एपिग्लोटिस, ठीक है? ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पर ट्रैकिया है, विंड पाइप है। अब हम यहाँ पर लंग्स के बारे में बात करते हैं। तो जो मेरा लेफ्ट लंग होता है बच्चों, हम देखते हैं वो थोड़ा-सा छोटा होता है, उसके अंदर 2 लोब्स होती है, जबकि राइट लंग्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं 3 लोब्स होते हैं। बात नंबर 1, ठीक? और हमारा जो लेफ्ट लंग्स होता है उसके अंदर जो अपर लोब होती है दिस इज कॉल्ड द सुपीरियर लोब। दिस इज कॉल्ड द सुपीरियर लोब, ये हमारे पास सुपीरियर लोब होती है। नीचे वाली हमारे पास यहाँ पर इंफीरियर लोब है। दिस इज द इंफीरियर लोब। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में हमारे पास जो हमारी ब्रोंकाई डिवाइड हो जाती है, तो दिस इज द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ये हमारे पास क्या कहलाता है, इज द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, जो यहाँ पर डिवाइड हो जाता है हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकस के अंदर। ये और इसकी 2 ब्रांचेस। तो दिस इज द सेकेंडरी ब्रोंकस। तो लेफ्ट लंग्स के अंदर हम देखते हैं जो हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकस होता है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें से एक सेक्शन हमारे पास अपर लोब में जाता है, सुपीरियर लोब में, और दूसरा जाता है इंफीरियर लोब। आप देखेंगे इसके अंदर हल्का से कट सा दिखाई दे रहा है, दिस इज टर्म्ड एज द कार्डियक नोच। इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चों कार्डियक नोच। और हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो ह्यूमन हार्ट यहीं पर प्रेजेंट होता है और वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड को टिल्टेड होता है, ये देखिए, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पेस बना हुआ है। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, लेफ्ट साइड को टिल्टेड होता है, झुका होता है, दिल कभी भी यहाँ नहीं होता, ये बात याद रखें, ठीक है? ये तो कहानी हो गई हमारे पास लेफ्ट साइड की। राइट साइड में मैं थोड़ा सा
चीजों को और डिटेल में आप लोगों को दिखाता हूँ। अब जैसे कि मेरे पास ये लंग्स है, तो लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, मतलब दिस इज द प्रोटेक्टिव। ये मेरे पास यहाँ पर मेरी प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर हमारे पास है, इसका नाम क्या है, इसी प्रोटेक्टिव लेयर का नाम है यहाँ पर प्यूरा। और मजेदार बात यह कि डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, इट इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो हम लोग क्या देखते हैं, इसमें जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द विस्रल मेम्ब्रेन। जो बाहर वाली है, ये विस्रल मेम्ब्रेन कहलाती है। और जो अंदर वाली होती है वो कहलाती है मेरे पास पैराइटल मेम्ब्रेन। अंदर वाली है, दिस इज द पैराइटल मेम्ब्रेन। और मैं देखता हूँ कि इन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा होता है। दोनों लेयर्स के बीच में यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। कैसे क्या फंक्शन करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये मेरा यहाँ पर कहलाता है बच्चों इधर में प्लूरल फ्लूइड, दिस इज टर्म्ड एज प्लूरल फ्लूइड। और ये पूरा सेक्शन जो है, दिस सेक्शन इज टर्म्ड एज ड्यूरोन। ये हमारे पास सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की लेयर बनी होती है, जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होती है। और इसका नेचर कैसा होता है, परमिएबल होता है हमारे पास, ठीक है। इस तरफ इंफीरियर लोब है, ये मिडिल लोब है, और हमारे पास इधर में ये सुपीरियर लोब प्रेजेंट होती है, ठीक। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहीं पर हमारे पास एक कोर सेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर नीचे, दिस इज कॉल्ड द डायफ्राम। यहाँ पर एक मस्कुलर शीट होती है, दिस इज द डायफ्राम, DIAPHRAM। ये मेरे पास इधर में डायफ्राम, ठीक। अच्छा, मेरा जो राइट साइड में जो मेरे पास यहाँ पर सेकेंडरी जो प्राइमरी ब्रोंकस होता है, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये देखिए, एक इंफीरियर लोब में, एक मिडिल लोब में, और एक सुपीरियर लोब में। और फर्दर इनके अंदर फिर से यहाँ पर जो होती है बच्चों, ब्रांचेस प्रेजेंट होती है। चलिए, ये बेसिक डायग्राम है, इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पर लास्ट में मेरे पास ये सेक्शन पहुंच गया, देन उसके बाद में दिस इज द एल्वियोलाई। ये हमारे पास इधर में क्या कहलाती है बच्चों, एल्वियोलाई कहलाती है, बल्कि ये भी आगे डिटेलिंग होती है इसकी, दिस द एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई ब्रांच से कनेक्ट होती है, दिस इज फॉर द एल्वियोलर डक्ट। इस साइड में रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द एल्वियोलर डक्ट। ये एल्वियोलर डक्ट है, और नीचे हमारे पास इधर ये एल्वियोलाई होती है। अब इसी एल्वियोलाई के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कंटेंट फिल होता है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक। इसके अंदर जो भी यहाँ पर कंटेंट है, दिस इज द एल्वियोलर सैक। ये मेरा यहाँ पर एल्वियोलर सैक कहलाता है बच्चों। Just a second. ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलर सैक है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो मेरी एल्वियोलाई, आप देखेंगे ये जो सिंगल स्ट्रक्चर दिख रही है, सिंगल जो कॉन्केव स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो सिंगल कॉन्केव होती है ना, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एल्वियोलर। दिस इज कॉल्ड द एल्वियोलस। ये हमारे पास में इधर में जो है एल्वियोलस कहलाता है बच्चों। आई थिंक नाउ इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये हमारे पास इधर में एल्वियोलस हो गया। ये जो हमारे पास सेक्शन है, दीज आर द एल्वियोलर डक्ट बच्चे, रेस्पिरेटरी ब्रोंकस होती है सारी की सारी।
ठीक है, चलिए ज़ूम डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने बनाया, इसी को डिस्कस करते हैं। तो लंग्स बेसिकली पेयर होते हैं सॉफ्ट, इलास्टिक और स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिसिटी इनके अंदर होती है ना, हवा भर जाती है। इलास्टिसिटी इसका मतलब इनके अंदर यहाँ पर जो है हमारे पास इधर में प्रेजेंट होती है स्पॉन्जी ऑर्गन। एंड ये जो लंग्स हमारे पास है, ये जो लंग्स हमारे पास है, इन्हीं के बारे में बात करें तो ये लंग्स थोड़े से स्लाइटली कॉनिकल इन शेप है, ये देखिए कॉनिकल इन शेप होते हैं हमारे पास यहाँ पर, एंड आर लोकेटेड इन प्लूरल कैविटी। ये प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, थोरैक्स मतलब कि चेस्ट। तो चेस्ट कैविटी थोरैकिक चैम्बर है यहाँ पर पूरा का पूरा, आइदर साइड ऑफ द हार्ट के दोनों तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एंड दे हैव नैरो एपेक्स, एपेक्स थोड़ा सा नैरो है, जो ब्रॉड बेस होते हैं उनका जो थोड़ा सा बेस वो यहाँ पर ब्रॉड होता है। आउटर सरफेस को हम बोलते हैं कोस्टल सरफेस, ठीक है, जो आउटर सरफेस होती है इसकी कोस्टल सरफेस बोला जाता है। पोस्टीरियर सरफेस इज कॉल्ड द डायफ्रागमेटिक एंड द इनर सरफेस इज कॉल्ड द मेडिस्टेनल, ठीक है जी, उसके इनर सरफेस को मेडिस्टेनल बोलते हैं यहाँ। ईच लंग इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड द प्लूरल मेम्ब्रेन। एंड जो इनर लेयर होती है प्लूरा की उसको हम बोलते हैं विसरल, आउटर को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इधर में जो है पैराइटल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अच्छा मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे, ये अंदर वाली विस्टल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ये बाहर वाली जो होती है ये मेरे पास इधर में पैराइटल मेम्ब्रेन, ठीक है। और उन दोनों लेयर्स के बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहली चीज एक तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। देखिए ये मान लीजिए हमारे लंग्स है, बट इन लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी जैसे मैंने बताया स्पॉन्जी ऑर्गन होते हैं, डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो इन्हीं लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब्स होती है, हड्डियां होती हैं हमारे, ठीक है। ये देखिए हमारे पास इधर में क्या प्रेजेंट है, ये मेरे पास लंग, और यहाँ पर इनको ये देखिए प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर ये रिब्स। तो जब इन रिब्स के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसकी मूवमेंट होती है, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण जब ये मूवमेंट इस तरीके से हो रही है तो फ्रिक्शन के कारण लंग्स जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, और उसी डैमेज से बचाने के लिए यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड होता है जो क्या करता है रिड्यूस द फ्रिक्शन। उसके अलावा ये प्रोटेक्शन करता है किसी भी तरह के मैकेनिकल शॉक से। और इन दोनों मेम्ब्रेन को कीप द टू मेम्ब्रेन टुगेदर विद द लंग्स एक्सपेंड, जब लंग्स हमारा एक्सपेंड होता है इन दोनों मेम्ब्रेन को साथ में रखता है यहाँ पर, कीप्स टुगेदर बोथ द मेम्ब्रेन्स व्हेन द लंग्स एक्सपेंड। अब ये जो मेरे पास एक लेफ्ट सेक्शन है एक राइट सेक्शन, देखो लेफ्ट लंग्स का साइज थोड़ा स्मॉलर है, दो लोग इसके अंदर होती है, और इसका वेट जो है लेफ्ट साइड में हम लोग क्या देखते हैं लगभग लगभग 560 ग्राम होता है, यानी इसका साइज जो वेट होता है मास होता है थोड़ा सा कम होता है। जबकि जो राइट लंग्स होता है ये लगभग लगभग मेरे पास 620 ग्राम का है, ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कई बार। लेफ्ट लंग्स के अंदर कार्डियक नोज होती है, राइट लंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड अबाउट जैसे मैंने बताई एल्वियोलाई यहाँ पर प्रेजेंट है, दीज आर द एल्वियोलाई, लगभग लगभग 750 मिलियन, याद रखिएगा बच्चों कि 750 मिलियन एल्वियोलाई हमारे पास लंग्स में प्रेजेंट होते हैं दोनों में मिलाकर, ठीक। टोटल स्किन सरफेस जो होती है अगर हम देखें तो 1.6 स्क्वायर मीटर होता है, और टोटल एल्वियोलाई का जो एरिया होता है वो 100 स्क्वायर मीटर होता है, यानी मोर देन 50 टाइम्स ऑफ स्किन। तो लंग्स आर बेसिकली बेटर रिप्लेसमेंट फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए, बिल्कुल सही बात है। तो एल्वियोलाई जो सैक होती है, एल्वियोलाई सैक के अंदर हम देखते हैं कि 6 से 8 एल्वियोलाई हमारे पास प्रेजेंट होती है, ब्रोंकियोल्स लगभग लगभग 1 mm इसका डायमीटर हमारे पास यहाँ पर होता है, ठीक है। और लार्जेस्ट एयर पैसेज विदाउट कार्टिलेजिनस सपोर्ट के बिना यहाँ पर हमारे पास लार्जेस्ट हम लोग देखेंगे कि एयर पैसेज सिस्टम होता है। अब ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है यानी कि मेरे पास लास्ट में एल्वियोलाई आ जाती है, these are lined by non-glandular ciliated columnar epithelium to avoid its blockage by mucus, लास्ट में जैसे यहाँ पर भी है। तो म्यूकस से बचाने के लिए यहाँ पर है ना, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि कोरोना टाइम में लंग्स के अंदर जो यहाँ पर म्यूकस जमा हो जाता है, या एक बीमारी है इसके अंदर भी ऐसा होता है, ये चीजें हैं। तो एल्वियोलाई जो होती है हम लोग यहाँ पर देखते हैं इन एल्वियोलाई के अंदर ये here is the component, this is called the लेसिथिन, यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे पास लेसिथिन।
एंड लेसिथिन एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट, यानी कि रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम कोलैप्सिंग। जब हवा भरती होगी तो इसकी मूवमेंट कुछ इस तरीके से होती है, तो ये कोलैप्सिंग से बचाता है। ठीक है जी, ये लंग्स है। इसके नीचे डायफ्राम है। डायफ्राम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल डोम शेप स्ट्रक्चर होती है जो थोरेसिक चैम्बर को यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को और नीचे डायस्टिक सिस्टम को सेपरेट करके रखता है। ये मेरा यहाँ पर डायफ्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम डायस्टिक सिस्टम दोनों को यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, सेपरेट करके रखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा लंग्स होता है बच्चों, इस लंग्स के बारे में बात करते हैं। तो इन लंग्स की सांस लेने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। जैसे नॉर्मल हम देखिए किस तरीके से सांस, ये नॉर्मल हमारा इनहेल और एक्सहेल हो गया। कई बार इनहेल, ये एक्सहेल, ये हमारा एक तरह से फोर्सफुली इंस्पायरेशन और फोर्सफुली एक्सपायरेशन होता है। तो इसके ऊपर भी कुछ कुछ चीजें आती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं व्हाट इज द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, कि हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितना है, या फिर इसी को हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड द पल्मोनरी वॉल्यूम या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है। एंड लंग्स कैपेसिटी, लंग्स की कैपेसिटी क्या होती है। तो हमारे पास यहाँ पर एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चों स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर बेसिकली प्रोसेस होती है रिकॉर्डिंग द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ एयर। जो हमारे पास एयर है, तो एयर के वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है जब वो लंग्स में आ रहा है, जा रहा है, इन मूविंग एंड इन मूविंग आउट ऑफ लंग्स। इसी इंस्ट्रूमेंट को जो हम यूज करते हैं इसके अंदर, उसी को स्पायरोमीटर या रेस्पायरोमीटर बोला जाता है। एंड जो टेक्निक होती है, जिस जो प्रोसेस होती है, स्पायरोमीटर बोला जाता है, जिसमें हम इसको मेजर कर रहे हैं। डिवाइस हमने स्पायरोमीटर यूज किया है यहाँ। बहुत छोटा सा डिवाइस होता है यहाँ पर स्पायरोमीटर है। और स्पायरोमीटर है भी मेरे पास, मैं आप लोगों को शो कर दूंगा स्पायरोमीटर किस तरीके का डिवाइस होता है ना जी। लास्ट टाइम में स्पायरोमीटर भी देखा। तो इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि कार्ड डलता है और उसमें रिकॉर्डिंग्स आ जाती है, उसको हम कंप्यूटर पे शो कर सकते हैं किस तरीके से कितनी एयर आ रही है या जा रही है, ऑक्सीजन का लेवल कितना है, कम है, ज्यादा, कितनी ऑक्सीजन हम लोग खेच रहे हैं। ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा वो हमारे पास ऑक्सीमीटर था, ऑक्सीमीटर कोरोना टाइम में लोगों ने यूज किया, वो पता लगाता है। ठीक है, पल्स रेट भी आती है, ठीक इसी तरीके से इसका भी होता है। इनके बारे में बहुत सारी बातें मैंने एक वीडियो में डाली है, तो कोरोना से रिलेटेड तो मिल जाएगी मेरे से। तो ये जो ग्राफ इसके अंदर आता है शोइंग चेंजेस, वो चेंजेस शो करता है कि कितना ऑक्सीजन आ रहा है, कितना जा रहा है, कितनी एयर जो है, वॉल्यूम जो एयर का कैसे चेंज हो रहा है। तो जो ग्राफ्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं उसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं स्पायरोग्राम। दिस इज कॉल्ड द स्पायरोग्राम। ये लंग्स के रिस्पेक्ट में है बच्चों। हार्ट के रिस्पेक्ट में अलग होता है, जिसको हम ईसीजी के नाम से जानते हैं, वो अलग मैटर होता है। ये हमारे पास अलग चीज। तो जितना भी जो ग्राफ शो करता है चेंजेस को, इसको स्पायरोग्राम बोला गया है। और जितना भी पल्मोनरी वॉल्यूम होता है, ऑल पल्मोनरी वॉल्यूम आर 20 to 25% लेस इन फीमेल एंड मोर इन मेल। फीमेल के अंदर हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी या जो पल्मोनरी वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा कम होता है, 20 से 25% कम होता है। मैन के अंदर, हमारे अंदर थोड़ा सा ज्यादा होता है, फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से लिखा हुआ है ये, और कोई बात। ताकि एथलीट्स के अंदर, पीपल लिविंग इन हायर एल्टीट्यूड्स पे जो रहते हैं, डाइवर होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनका जो पल्मोनरी वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, उनकी पल्मोनरी जो ताकत होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है। आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोरोना टाइम में भी लोगों को बैलून खिलाने के लिए, अलोन विलोम करने के लिए होता, ताकि जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करवाई जाती है। अब जो एथलीट को सांस कैसे लेते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनकी जो ब्रेथ होती है वो थोड़ी सी डीप होती है, यानी गहरी सांस लेते, लंबी लंबी सांस लेते हैं। ठीक है जी। जबकि फीमेल से बता रहा हूँ, जो सांस होती है थोड़ी सी छोटी होती है, तो जिसकी वजह से उनका जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है थोड़ा सा कम होता है, 20 से 25% कम रहते हैं। मैन में ज्यादा होता है, एप्टिट्यूड में, पीपल में जो हायर एल्टीट्यूड रहते हैं, डाइवर्स वगैरह, उन जनरल ज्यादा होता है। अब इन्हीं से रिलेटेड तो आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर टीवी। टीवी यानी कि टाइडल वॉल्यूम। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? देखो, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद नॉर्मल ब्रेथ। नॉर्मल ब्रेथ, ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है। कितनी एयर हम लोग ले रहे हैं और कितनी एयर हम लोग छोड़ रहे हैं नॉर्मल रेट पे। तो वो हमारा जो अमाउंट है बच्चों 500 ml।
इट इज द 500 ml एडल्ट्स के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है। अब इसमें से जो 500 ml हम लोगों ने एयर खींची है, इसके अंदर से हम देखते हैं सिर्फ 350 ऐसी होगी जो एल्वियोलाई तक पहुंचेगी, ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं एल्वियोलर वॉल्यूम। इसमें से हमने क्या देखा कि 350 ml कहाँ पे आई, इन एल्वियोलाई, और उसी को मैंने बोला एल्वियोलर वॉल्यूम, वो मेरा एल्वियोलर वॉल्यूम कहलाता है। जो रिमेन 150 होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर रहता है। जो रेमेन होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होता है, नेसल चेंबर से लेकर के पूरा टर्मिनल ब्रोंकियल तक, जिसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस, और इसी को डेड स्पेस वॉल्यूम भी बोला जाता है। चलिए, जो 150 हमारे पास, उसके बाद होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि आईआरवी। आईआरवी आईआरवी क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी जो हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, जो हम इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, जो इनहेल कर रहे हैं, तो यानी कि जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हम फोर्सफुली अंदर कह सकते हैं बियॉन्ड नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के अलावा, तो लगभग 2 से 3 लीटर होता है, यानी कि 2000 से 3000 ml, ठीक है जी। तो यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2 लीटर टू 3 लीटर होता है, या 2000 से 3000 ml होता है हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। भाई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी, हम लोगों ने खींच तो लिया, लेकिन हमारे यहाँ पर कैपेसिटी कितनी है जो इंस्पायरेटरी वॉल्यूम हो, तो इट इज द अमाउंट ऑफ एयर व्हिच कैन बी इनहेल्ड, कितना एयर हम लोगों ने खींचा है मैक्सिमम लेवल तक। तो ये बेसिकली एक तो हमने नॉर्मल रेट से खींच लिया था 500, और उसके बाद इंस्पायरेड रिजर्व वॉल्यूम हम लोगों ने खींच लिया, यानी कि लगभग 2.5 लीटर या 3.5 लीटर, यानी कि 2500 ml से 3500 ml हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है, जो बराबर है, इसका मतलब किसकी, टाइडल वॉल्यूम टीवी प्लस आईआरबी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर है बच्चों, सही, इसके इक्वल होता है हमारे पास यहाँ। फिर आती है मेरे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जितनी सांस हम फोर्सफुली छोड़ रहे हैं, 500 तो हम छोड़ ही लेते हैं, 500 ml, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास कहलाती है। तो जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये होती है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन के बाद। तो नॉर्मली हम लोगों ने 500 तो छोड़ दिया, उसके अलावा हम और कितनी छोड़ सकते हैं, वो लगभग होती है 1000 से 1500 ml के बीच, ठीक है जी, वो होती है 1000 से 1500 ml। एवरेज हम लोग लिखा होता है एनसीईआरटी के अंदर 1100 ml। सर इतनी ले रहे और छोड़ इतनी रहे, भैया अगर सारी छोड़ देंगे तो मर नहीं जाएंगे क्या, थोड़ी बहुत तो रहनी भी चाहिए, सारी छोड़ दें तो कैसे काम चलेगा। तो हम लोगों ने ली तो है, लेकिन उसमें से छोड़ रहे हैं कितनी, सिर्फ 1000 से 1500 ml के आसपास, एवरेज 1100 ml है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जबकि नॉर्मल रेट में हम 500 ऑलरेडी यहाँ पर क्या करते हैं। देन उसके बाद आती है हमारे पास एक और चीज जिसको हम बोलते हैं वीसी, यानी कि वाइटल कैपेसिटी। हमारी वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, देखो वाइटल कैपेसिटी यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर that can be expired from the lungs by forceful exhalation after a forceful inhalation के बाद, यानी forceful inhalation, अब जो बच गया ठीक है, अब जो बच गया, तो ये बराबर होता है किसके जी, टाइडल वॉल्यूम प्लस में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम है प्लस में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और प्लस में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सबको मिला दे तो हमारे पास यहाँ पर जो अब आता है, तो हमारे पास क्या बचता है जी, वाइटल कैपेसिटी। रेंज जो होती है वाइटल कैपेसिटी लगभग 3600 से 4600 ml होती है किसी भी नॉर्मल एडल्ट पर्सन। वाइटल कैपेसिटी एथलीट्स के अंदर ज्यादा हायर होते हैं, यंग पीपल में, मैन में जो स्विमिंग वगैरह करते हैं। तो अभी जो एक्सरसाइज बताई गई थी वाइटल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ही, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होती है, वाइटल कैपेसिटी अगर हमारी ज्यादा होगी तो हम ज्यादा ऑक्सीजन को खींच पाएंगे, अदरवाइज आपको ऑक्सीजन खींचने में भी मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, तो हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, इनकी जो सांस होती है वाइटल कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, जिसके ऊपर हमारे को बच्चों काम करना चाहिए। तो एटलीस्ट यू नीड टू डेली एक्सरसाइज,
ठीक है, और योगा और अनुलोम विलोम सब सही। उसके बाद कुछ और टर्म्स है जैसे कि रेजिडुअल वॉल्यूम, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कुछ और टर्म्स है इनसे रिलेटेड, जैसे हमारे पास आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम। देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग, लंग्स के अंदर अब कितनी एयर बची है आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जो लगभग लगभग 1200 ml हो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर बचती, ठीक है, 1200 ml है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, किसी बुक में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ऊपर मिल जाए। और ये जो वॉल्यूम होता है एयर का, कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बाय एक्सेलेशन, इसको हम कभी भी एक्सेलेशन के थ्रू छोड़ नहीं सकते, यानी कि निकाल नहीं सकते हैं। ये रेजिडुअल वॉल्यूम है, ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग्स, गैसेस एक्सचेंज कंटिन्यू रहता है इवन एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन के बावजूद भी, ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए वो रुक जाए। ठीक, फिर उसके बाद मेरे पास एक और टर्म आती है, दैट इज द एफआरवी, यानी कि फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये बराबर होती है बेसिकली एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, अब क्या नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद काम करता है, एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, जो लगभग लगभग हमारे पास होता है 2500 ml। ये हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। देन उसके बाद हमारे पास आता है बच्चों वाइटल कैपेसिटी, मैंने बताया एक तो बताता हूँ, दिस इज कॉल्ड द टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी, ये बराबर होता है मेरे पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम और प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर होता है, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी, यानी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स एंड रेस्पिरेटरी पैसेज आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद जो होता है, भाई टोटल लंग्स की कैपेसिटी भी जो है कितनी खेच सकते हैं उसके अंदर, जो बराबर होता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम के लगभग लगभग हमारे पास ये 5 से 6 लीटर होता है। बाबा रामदेव से और ज्यादा भर लेते हैं, करते एक्सरसाइज। चलिए जी, ये चीजें। उसके बाद एक और छोटी सी टर्म है जिससे पता माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, या मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, बेसिकली कई लोग इसको बोल देते हैं यहाँ पर, लेकिन मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम यहाँ पर निकाला जा रहा है कैसे, किससे को, यानी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर है जो मूव्स होता है इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर। तो ये हमारा मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है बच्चों, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो मूव्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम पर मिनट उसको बोला गया है, और ये बराबर होता है इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट। चलिए, टाइडल वॉल्यूम हमने अभी बताया था आप लोगों को, लगभग लगभग हमारा 500 ml है जी, और रेस्पिरेटरी रेट इज 12 टाइम्स पर मिनट। क्या रेस्पिरेटरी रेट हमारा क्या है, 12 टाइम्स पर मिनट, है ना, 1 मिनट में 12 बार, 12 टाइम्स पर मिनट। चलिए, ये रेस्पिरेटरी रेट है, तो मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 500 इंटू में 12, यानी कि लगभग लगभग 6000 ml, ये हमारा मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है बस। इसके बाद दो टर्म और है, मिनिमल एयर वॉल्यूम, जो अमाउंट ऑफ एयर इन कोलैप्स लंग्स के अंदर होती है, और एक चीज और आती है दिस इज कॉल्ड द एल्वियोलर वेंटिलेशन, है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोग सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, इसी को वेंटिलेशन बोला गया बेसिकली, पल्मोनरी का मतलब भी यही है। तो रेट एट विच द फ्रेश एयर रीचेस द एल्वियोलाई पर मिनट, 1 मिनट में कितनी फ्रेश एयर एल्वियोलाई तक पहुंच रही है, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम निकालते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन
हम लोग यहाँ पर निकाले एल्व्यूलर वेंटिलेशन रेट। और एल्व्यूलर वेंटिलेशन ये बराबर है रेट ऑफ रेस्पिरेशन इनटू टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम, माइनस में डेड स्पेस वॉल्यूम। ठीक है, और ये लगभग लगभग कितना निकल के आएगा 12 इंटू 500 माइनस में 150, और इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा लगभग लगभग 4200 ml पर मिनट। ठीक है,